गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लॉजिकल रीजनिंग का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि कहीं पर भी हम जाते हैं तो बैठने का कई जगह पे एक पैटर्न होता है। जैसे अगर हम रेस्टोरेंट्स में जाएं तो आमने सामने सीट्स लगी होती है और हम रोज में आपस में अरेंज्ड होते हैं। सिमिलरली कई बार हमारे घर में कोई मीटिंग होती है, कोई ग्रुप डिस्कशन होता है, तो हम एक राउंड टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं अरेंजमेंट के। तो हमारे सिलेबस में जो मेन दो अरेंजमेंट है दैट इज लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। दो तरह के अरेंजमेंट हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिसके अंदर स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है या और भी डिफरेंट शेप्स, बट हमें सिर्फ अभी करना है लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। तो पढ़ते हैं सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। क्या होता है ये? द प्रोसेस of making a group of people to sit as per prefixed manner is known as sitting arrangement। तो कुछ तरीका फिक्स होगा जो हमें गिवन रहेगा, उस गिवन तरीके के अकॉर्डिंग हमें कुछ लोगों को अरेंज करना है, चाहे वो सिंगल रो है, डबल रो है या सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो जैसी इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंगली हमें अरेंज करना है। तो अगर सिंगल रो है तो सिंगल रो के अंदर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी लोग बैठे हैं जिनका अरेंजमेंट करना है दे आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ या फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए फेस किस तरफ है, बिकॉज अगर फेस नॉर्थ में है तो हमें पता है हमारा राइट हैंड कहाँ रहेगा और लेफ्ट हैंड कहाँ रहेगा। जैसे ही अगर साउथ फेसिंग हो जाए तो पोजीशंस चेंज हो जाती है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट बन जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पहले हमें पता रहना चाहिए कि किस तरफ फेसिंग है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे, क्या अज्यूम कर लेंगे? दे आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ फेसिंग। देन सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में क्या होता है, कुछ लोग अरेंज होंगे एक सर्कल के अंदर एंड उसके अंदर दे आर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, मतलब सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन रहती है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब सब लोग उल्टे बैठे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है तो हम यही अज्यूम करेंगे दे आर फेसिंग ईच अदर, दैट मीन्स फेस इज टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो इस तरीके से हमें अरेंजमेंट करना होगा। अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो हमें ध्यान में रखनी है, लाइक ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो अगर हम कहते हैं दे आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ और ये बी की पोजीशन है, तो अगर ये बी की पोजीशन है तो बी का लेफ्ट किधर आएगा? सो दिस विल बी लेफ्ट साइड एंड ये आ जाएगी राइट साइड। कोई भी पर्सन अगर नॉर्थ फेसिंग है तो हमारा लेफ्ट और उनका लेफ्ट सेम रहेगा, हमारा राइट और उनका राइट सेम रहेगा अगर नॉर्थ फेसिंग है तो अगर यहां पर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट मतलब जस्ट पास में, ए और बी के बीच में फिर कोई नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, ए को अरेंज करेंगे बी के पास में एंड ए एंड बी के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये मेंशन है ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के लेफ्ट में तो है लेकिन ए और बी के बीच में कोई भी पर्सन आ सकते हैं। अगर हम कह दें सी बीच में है तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी। तो बी का लेफ्ट कितना भी हो सकता है, उसके बीच में कितने भी मेंबर्स आ सकते हैं, लेकिन इमीडिएट वर्ड अगर आ गया तो इमीडिएट का मतलब अब उन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, राइट। देन एक और वर्ड यूज होता है एक्सट्रीम। ए सिटिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में। एक्सट्रीम राइट मतलब राइट हैंड साइड के कॉर्नर में, तो उनसे आगे कोई नहीं बैठ सकता, वो अपने कॉर्नर पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्वेश्चंस के अंदर ध्यान में रखनी है। देन कुछ और बेसिक चीजें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है।
सबसे पहले हमें रिव्यू करना है गिवन इन्फॉर्मेशन को। जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम पूरा पढ़ेंगे उसे और उसमें एनालाइज करेंगे। सबसे पहले एनालाइज क्या करना है, डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ है, साउथ है, सर्कल है तो टुवर्ड सेंटर है या अवे फ्रॉम सेंटर है। फिर हमें देखना है नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, या ऑब्जेक्ट्स है तो कितने हैं, 4 है, 5 है, 6 है, तो कितने पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स है ये हमें देखना है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, रिव्यू करेंगे पूरी इंफॉर्मेशन को ताकि हमारा माइंड मेकअप हो जाए कि हमें किस तरीके से डायग्राम बनाना है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफाई कैसे करना है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन आती है डेफिनेट इंफॉर्मेशन, मतलब फिक्स्ड है, ये ए तो इधर ही बैठेगा, सी को इधर ही बैठना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हमने कह दिया राइट हैंड कॉर्नर, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, तो वो उसकी प्लेस फिक्स हो गई, ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। अगर 5 जने हैं और ये कह दिया सी इज सिटिंग इन द मिडल, एग्जैक्टली मिडल के अंदर बैठा है, तो इसका मतलब सी की पोजीशन फिक्स हो गई, वो चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेट। या फिर कहते इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ये इंफॉर्मेशन भी क्या डेफिनेट है कि ये उसके पास में बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले फाइंड करनी है और अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। फिर इंफॉर्मेशन होती है कंपैरेटिव, ए एंड बी का कंपैरिजन दिया है, बी एंड सी का कंपैरिजन दिया है, बी सी के इस तरफ बैठा है, ए सी के इस तरफ बैठा है, तो दैट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। एंड फिर नेगेटिव इंफॉर्मेशन, ए को राइट हैंड साइड में नहीं बैठना है, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो दिस इंफॉर्मेशन इज नेगेटिव। तो पहले हम डेफिनेट को यूज करेंगे, उसके बाद जो प्लेसेस बचेगी उसके अंदर हम कंपैरेटिव एंड नेगेटिव इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना अरेंजमेंट पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल रूल है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। 5 persons A, B, C, D and E are sitting in a row facing north. एक रो में अरेंज्ड है एंड नॉर्थ फेसिंग है, सच दैट D is on the left of C. D C के लेफ्ट में है एंड B is on the right of E. B कहाँ है, E के राइट में। A is on the right of C. A C के राइट में है एंड B is on the left of D. If E occupies a corner position, E corner में है, then who is sitting in the center? तो सेंटर में कौन बैठा है ये हमें बताना है। तो अब देखें, सबसे पहली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्या थी हमारे लिए, नॉर्थ फेसिंग, तो ये हमने मार्क कर दिया नॉर्थ फेसिंग। अब हम अरेंज करते हैं, D is on the left of C. D C के लेफ्ट में है, ये हमें पता है नॉर्थ पोजीशन है एंड नॉर्थ के अकॉर्डिंग हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट बिल्कुल सेम है। तो D और C के बीच में कोई पर्सन आ भी सकता है, बिकॉज इमीडिएट वर्ड यहां मेंशन नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बीच में कोई आएगा। सो D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C. C के लेफ्ट में D है। B इज ऑन द राइट ऑफ E. B E के राइट में है। अब B और E दोनों को हम कहां बिठाएं, D के पास में बिठाएं या C के पास में बिठाएं या दोनों के बीच में, ये इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। A इज ऑन द राइट ऑफ C. A C के राइट में है, चलिए A को तो हम अरेंज कर लेते हैं एंड B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D. अब देखिए B की इंफॉर्मेशन पहले भी आई थी और वापस आ गई है, तो B कहां है, D के लेफ्ट में, B D के लेफ्ट में है एंड E कहां पर है, B इज ऑन द राइट ऑफ E. E के राइट हैंड साइड में E है, सो B और D के बीच में हम E को लिख सकते हैं। नाउ इफ E ऑक्यूपाइज अ कॉर्नर पोजीशन, तो अब यहां पर देखें, यहां पर सो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, 5 persons A, B, C, D and E are sitting in a row facing north. तो यहां से हमें मिल गया नॉर्थ फेसिंग है एंड 5 persons है जिन्हें हमें अरेंज करना है, सच दैट पहली इंफॉर्मेशन क्या है, D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C. D C के लेफ्ट में है। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, B इज ऑन द राइट ऑफ E. B E के राइट में है। देन
A is on the right of C and B is on the left of D. B की इंफॉर्मेशन यहाँ फिर से आ गई है, B is on the left of D. If E occupies a corner position, अगर E की पोजीशन कहाँ पर है, कॉर्नर में है, then who is sitting in the center? तो सेंटर में कौन बैठा है ये हमें बताना है. सो पहली इंफॉर्मेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं. D is on the left of C. D C के लेफ्ट में है. अब इमीडिएट वर्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब बीच में कोई आना चाहे तो आ सकता है. देन B is on the right of E. B E के राइट में है, बट ये दोनों कहाँ है, D के पास में है या C के पास, ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. A is on the right of C. ये बिल्कुल हमें पता है, A C के राइट में है और हमने राइट में अरेंज कर दिया. Now B is on the left of D. B की इंफॉर्मेशन पहले भी आई थी, फिर से आ गई, इसका मतलब B को हम प्लेस कर पाएंगे. तो B D के लेफ्ट में है, तो D के लेफ्ट में हमने प्लेस किया B को. और पहले की जो इंफॉर्मेशन थी, B is on the right of E. E के राइट में B है, तो E कहां पर हुआ, इधर कॉर्नर में. E के राइट में कौन है, B. If E occupies a corner position, E कहां पर आ रहा है, कॉर्नर पोजीशन पे आ रहा है. देन हु इज सिटिंग इन द सेंटर, तो सेंटर में कौन है, तो सेंटर में कौन हमें दिख रहा है, D. D यहां पर सेंटर में है, तो क्या आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर D. ओके, तो वन बाय वन हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिस तरह की इंफॉर्मेशन है. एंड कई बार इंफॉर्मेशन अगर पूरी नहीं होती है तो कोई ना कोई अजम्पशन हमें लेके सॉल्व करना पड़ेगा. एंड अजम्पशन कभी हमारी गलत होगी तो अजम्पशन को हम चेंज करेंगे और फिर ट्राई करेंगे. ओके, चलिए सेकंड पे आते हैं. देयर आर 5 हाउसेज P Q R S N T. P इज द राइट ऑफ Q. P Q के राइट में है. T इज लेफ्ट ऑफ R. T R के लेफ्ट में है. एंड राइट ऑफ P, और P के राइट में है. Q इज टू द राइट ऑफ S. नाउ विच हाउस इज इन द मिडल. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन को हम पहले अरेंज करते हैं. P इज टू द राइट ऑफ Q, तो Q हमने बनाया एंड Q के राइट में P. नाउ T इज टू द लेफ्ट ऑफ R. T एंड R दोनों ही अभी हमारे पास नहीं है अरेंज, तो अभी वेट करते हैं. एंड राइट ऑफ P, तो T R के तो लेफ्ट में है एंड P के राइट में है, तो हमने P के राइट में अरेंज कर दिया किसे, T को. नाउ Q इज टू द राइट ऑफ S. Q S के राइट में है, तो S कहां आएगा, Q के पास में, और S के राइट में आ गया Q. अब एक इंफॉर्मेशन जो हमारी मिसिंग थी वो क्या है, T इज टू द लेफ्ट ऑफ R. T R के लेफ्ट में है, तो T कहां जाएगा, कॉर्नर में, तभी क्या होगा, T विल बी लेफ्ट ऑफ R. तो अरेंज हो गया ये. नाउ क्या पूछा है, क्वेश्चन है विच हाउस इज इन द मिडल. मिडल में कौन सा हाउस है, सो P इज इन द मिडल, ऑप्शन नंबर A. ओके, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, ये है आपका होमवर्क एंड करेक्ट आंसर आएगा D. नेक्स्ट फोर्थ हम अभी सॉल्व करते हैं. इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो. P इज टू द लेफ्ट ऑफ M. P M के लेफ्ट में है एंड टू द राइट ऑफ O. O के राइट में. R is sitting to the right of N but to the left of O. Who is sitting in the middle? तो middle में कौन है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन को हम पहले अरेंज करते हैं. P is to the left of M. P M के लेफ्ट में है, तो क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ कुछ नहीं लिखा, हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, नॉर्थ फेसिंग है, और P को हमने अरेंज कर दिया है टू द लेफ्ट ऑफ M. नेक्स्ट एंड टू द राइट ऑफ O. अब किसके राइट में है, P O के राइट में है, तो हमने O यहां लगा दिया, O के राइट में आ गया P. देन R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ N. R एंड N दोनों ही नहीं है, बट टू द लेफ्ट ऑफ O. तो ये क्लियर है R कहां है, O के लेफ्ट में है.
एंड आर कहाँ है, एन के राइट में, एन के राइट में है आर। तो ये बन गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट, एन आर ओ पी एम। और पूछा क्या है, हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो मिडल में है ओ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5 boys A, B, C, D and E are standing in a row. Again रो में है, D is on the right of E, D E के राइट में है, B is on the left of E but on the right of A, D is on the left of C, who is standing on the extreme right, and पूछा क्या है, who is standing in the middle। तो मिडिल के अंदर कौन है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले D इज ऑन द राइट ऑफ E, E हम अरेंज करते हैं और E के राइट में आ गया D। नेक्स्ट इज B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ E, तो B को हमने अरेंज किया E के लेफ्ट में, बट ऑन द राइट ऑफ A, A के राइट में है B। देन D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C, D C के लेफ्ट में है, तो हमने C को अरेंज कर दिया। Who is standing on the extreme right, तो C हमें दिख रहा है एक्सट्रीम राइट के ऊपर, तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो गई। Now who is standing in the middle, तो मिडिल में आ रहा है E, ऑप्शन नंबर D। ओके, नेक्स्ट 6th, 5 boys A to E are sitting in a row, A is to the right of B and E is to the left of B but to the right of C. A is to the left of D, who is sitting from the left end. Left end, who is second from the left end. तो क्या बताना है, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड से कौन बैठा है। तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं, A is to the right of B, A B के राइट में है, एंड E is to the left of B, E B के लेफ्ट में है, लेकिन C के राइट में है, बट टू द राइट ऑफ C। A is to the left of D, A D के लेफ्ट में है, तो D कहाँ आना चाहिए, कॉर्नर में, तभी A आ पाएगा इधर D के लेफ्ट में। नाउ बताना क्या है, who is second from the left end, तो क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है तो ये पोर्शन हमारा लेफ्ट है और ये पोर्शन हमारा राइट है। अब हमें बताना है सेकंड कौन है, फर्स्ट पे C है एंड सेकंड पे E है, सो E इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। ओके, 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क, इसका आंसर आएगा A। नेक्स्ट, 5 फ्रेंड्स P Q R S and T आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में अरेंज्ड है, फेसिंग नॉर्थ। हियर S इज बिटवीन T एंड Q, S किसके बीच में है, बिटवीन T एंड Q, लेकिन T किधर है Q किधर है ये अभी हमें नहीं पता। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो अगर हम अरेंज करके रखते हैं यहां, जैसे हमने रखा T एंड इधर Q, एंड Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, ये R के लेफ्ट में है, तो R कहां आ जाएगा, इधर कॉर्नर में। P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, P कहां पर है, T के इमीडिएट लेफ्ट में, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। Now who is in the middle, तो मिडिल में कौन है, तो मिडिल में कौन बचा है, S, ऑप्शन नंबर A, A is the correct answer। तो अभी तक क्वेश्चंस काफी सिंपल और इजी लग रहे होंगे, बिकॉज ये रो अरेंजमेंट है और रो वाइज में कैलकुलेशंस काफी आसान रहती है, ज्यादा टफ नहीं होते हैं इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट, 6 children A, B, C, D, E, F are standing in a row. B is between F and D. B F और D के बीच में है।
E is between A and C. A does not stand next to either F or D. A F और D के पास में नहीं है. C does not stand next to D. C D के पास में नहीं है. तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंफॉर्मेशन. F is between which of the following pairs of children? तो F किन दो चिल्ड्रन के बीच में है, ये हमें बताना है. तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं. B is between F and D. तो हमने लिखा B is between F and D. E is between A and C. अब E, A and C कहाँ आएंगे ये अभी हमें नहीं पता. A does not stand next to either F or D. A ना तो F के पास में है और ना D के पास. And C does not stand next to D. तो अब देखिए ऐसे इंफॉर्मेशन में हम एक अजम्पशन लेके देखते हैं. अगर हम इन तीनों को यहां खड़ा करते हैं, A, E and C. E is between A and C ऐसा लिखा था. तो अगर हम यहां खड़ा करते हैं तो क्या कोई इंफॉर्मेशन वायलेट होती है? तो एक स्टेटमेंट है A does not stand next to either F or D. तो A D के पास में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये अरेंजमेंट तो नहीं बैठेगा. तो अगर हम इसको उल्टा कर दे तो A एंड C की प्लेस को अगर हम चेंज कर दें, यहाँ C और इधर है, अभी भी E किसके बीच में है? A और C के बीच में है. तो फिर से क्या कोई इंफॉर्मेशन वायलेट हो रही है? तो लिखा है C does not stand next to D. C D के पास में नहीं आएगा. तो इसका मतलब ये पूरा 3 का जो पेयर है ये इस तरफ नहीं आएगा. इसको चेंज करते हैं पूरा और उसको नेक्स्ट साइड लेके जाते हैं. तो यहां हमने लिखा A, E and C. अब फिर से चेक करते हैं. A does not stand next to either F or D. तो A F के पास में नहीं है, D के पास में भी नहीं है, एंड C D के पास में भी नहीं है. तो अब सारी इंफॉर्मेशन फुलफिल हो चुकी है, कोई भी इंफॉर्मेशन वायलेट नहीं हो रही है. तो अब हमें आंसर करना है F किसके बीच में है. तो F is between B and C. B and C इन दो चिल्ड्रन के बीच में F है. तो करेक्ट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. 10 says there are 8 books capped one over the other. एक दूसरे के ऊपर 8 बुक्स पड़ी हैं. 2 books are on organizational behavior. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की 2 बुक्स हैं. 2 books of TQM. 3 books on industrial relation. 1 book is on economics. Counting from the top. टॉप से अगर हम काउंट करें, the second, 5th and 6th books are on industrial relation. तो ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो गई. 2 books on industrial relation are between 2 books of TQM. ये TQM के बीच में है. 1 book of industrial relation is between 2 books of organizational behavior. While the book above the book of economics is the book of TQM. Which book is the last from the top? तो हमें काउंटिंग करनी है सबसे पहले 1 से लेके 8 तक, और फिर हम इसमें अरेंज करेंगे 8 बुक्स को. अब ये हमें गिवन था 2nd, 5th एंड 6th कौन से बुक है? इंडस्ट्रियल रिलेशन की है. 2nd, 5th एंड 6th. तो ये 3 बुक्स तो हमने अरेंज कर दी. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी कि 2 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ TQM. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन TQM के बीच में है, तो दोनों साइड के आ गया TQM. देन 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो एक बुक बची है, ये किसके बीच में है? बिटवीन 2 बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. यहां पर दोनों साइड आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अब जो लास्ट बुक बची कौन सी है? लास्ट बुक बची इकोनॉमिक्स की, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था लास्ट बुक कौन सी है. तो आंसर इज इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर ए.
So A is the correct answer. Done. Next, question number 11 पे आते हैं. 5 boys are standing in a row facing east. 5 boys है and face किधर है सबका? ईस्ट की तरफ है. पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन. अब अगर ये ईस्ट फेसिंग है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा राइट लेफ्ट किधर आएगा. तो ये ईस्ट फेसिंग है तो इस तरफ क्या आएगा? लेफ्ट, एंड दिस साइड विल बी राइट. लेफ्ट एंड राइट. सो पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन. पवन तवन के लेफ्ट में है, साथ में विपिन एंड चवन इन तीनों के लेफ्ट में है. नाउ तवन, विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल. चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन. If Vipin is fourth from the left, then how far is Tavan from the right? तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो कई बार होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन देख के हमें पैनिक लगता है कि कैसे हम इसको कर पाएंगे, बट जैसे जैसे हम एक एक इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, अरेंज करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. तो सबसे पहले क्या करना है? पवन को रखना है इन तीनों के लेफ्ट में. तो हमने रखा पवन को तवन, विपिन एंड चवन के लेफ्ट में. फिर क्या लिखा है? तवन, विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल. ये तीनों नकुल के लेफ्ट में है. ओके. चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन. अब यहां पर अरेंजमेंट को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. चवन कहां आ रहा है? विपिन एंड तवन के बीच में. तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं. चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन. तो ये इंफॉर्मेशन भी हो गई. इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट. अब एक बार चेक करते हैं क्या विपिन फोर्थ नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. यस, विपिन की पोजीशन फोर्थ है फ्रॉम लेफ्ट. तो आंसर क्या करना है? तवन कौन सी पोजीशन पे है? फ्रॉम राइट. तो राइट साइड से 1, 2, 3 एंड 4. तो तवन फोर्थ प्लेस पे है फ्रॉम राइट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. डी को टिक करेंगे. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. सो 12 से लेके 14 तक एक पूरा पैराग्राफ हमें गिवन है, और इस पैराग्राफ पर बेस्ड हम पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो 8 persons PMRT, Q, U, V and W are sitting in front of one another in 2 rows. इस बार जो क्वेश्चन है वो है 2 rows का. Each row has 4 persons. P is between U and V and facing north. Q, who is immediate left of M, is facing W. R is between T and M and W is to the immediate right of V. तो इस इंफॉर्मेशन में से तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है, हम वहां से शुरुआत करते हैं. P is between U and V. So P is between U and V. And facing north. तो ये है नॉर्थ फेसिंग. ओके. Q who is immediate left of M. अब देखें Q M के पास में है, तो क्या इस रो के अंदर ये दोनों लोग आ सकते हैं या नहीं? तो हमें पता है एक रो में सिर्फ 4 की ही प्लेस है, तो 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, एक की ही स्पेस है. तो Q एंड M दोनों आसपास है, तो ये दोनों ऑपोजिट रो के अंदर होंगे, इस रो में नहीं आएंगे. एंड आगे क्या लिखा है? Q who is immediate left of M is facing W. वो W के सामने है. इसका मतलब जो लास्ट पर्सन है वो W है, लेकिन W की पोजीशन क्या है वो देखते हैं. तो उसके लिए लास्ट लाइन में लिखा है W is to the immediate right of V. W V के राइट में है. ओके. और अभी हमने पढ़ा था Q who is immediate left of M is facing W. तो कौन W को फेस कर रहा है? Q. और Q कहां पर है? M के इमीडिएट लेफ्ट में. तो M का लेफ्ट आ गया Q. अब कौन बच गया? R is between T and M. R T और M के बीच में है, तो अगर T कॉर्नर में होगा तभी R T और M के बीच में आएगा. सो ये चारों लोग फेसिंग कर रहे हैं टुवर्ड्स साउथ,
एंड नीचे वाले चारों लोग हैं वो फेसिंग कर रहे थे टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये बन गया हमारा डायग्राम। अब क्या करना है, हमें आंसर करना है हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर। आर के सामने कौन बैठा है? तो आर के सामने हम देख सकते हैं पी है। आर के सामने अवेलेबल है पी, तो ऑप्शन नंबर डी। 12 का आंसर डी। 13 हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के राइट हैंड साइड में है, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो हमारा लेफ्ट उनका राइट, तो आंसर इज टी। अब टी कहां में दिख रहा है? सी ऑप्शन में लिखा है एम और टी, जहां पर ये और आ रहा है इसका मतलब एम भी हो सकता है टी भी हो सकता है, लेकिन एम यहां पर पॉसिबल नहीं है। एम यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एम और टी का मतलब हुआ कि एम एंड टी दोनों आंसर हो सकते हैं, बट एम इस प्लेस पर नहीं आ सकता। एम इस प्लेस पर नहीं आ सकता। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो कुछ कंडीशंस वायलेट हो जाएगी, बिकॉज ये लिखा था क्यू इमीडिएट उसके लेफ्ट में है एम के, तो अगर m को हमने रिप्लेस कर दिया t के साथ तो कंडीशंस वायलेट हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। सिर्फ t जहां लिखा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीनों ऑप्शन में नहीं है तो आंसर टिक करेंगे डी, नन ऑफ दीज। 14 in which of the following pairs person are sitting in front of each other? mv एक दूसरे के सामने है, rv नहीं है, tv नहीं है, ur नहीं है, सिर्फ m और v आमने सामने बैठे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, तो ये हो गया 2 रोज वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम आते हैं सर्कल, सर्कुलर अरेंजमेंट। सो यहां पर हम देख सकते हैं कुछ लोग एक सर्कुलर फैशन में हैं एंड दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर फेसिंग है। अब इनमें हमें ध्यान क्या रखना है कि राइट कहां पे आता है और लेफ्ट कहां पे आता है। तो अगर हम ट्रैवल करते हैं कुछ इस तरह से, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो ये डायरेक्शन कौन सा है? लेफ्ट। सबके हैंड आप देख सकते हैं, क्लॉकवाइज जब हम मूव करते हैं तो ये हमें मिलता है लेफ्ट, एंड अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो फिर कौन सा हैंड हमें मिलता है? राइट। ठीक है, तो लेफ्ट वाइज क्लॉकवाइज अगर हम जाएंगे तो लेफ्ट हैंड आएगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट हैंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सर्कुलर अरेंजमेंट होगा। अब यहां पर लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, these two are facing each other, इस तरह से, तो सब एक दूसरे के सामने हैं। तो इस तरह का हमें अरेंजमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन क्या है? 4 लेडीज ए बी सी एंड डी एंड 4 जेंटलमैन E, F, G and H are sitting in a circle around a round table facing each other. एक दूसरे के सामने फेस है इन सबका। नाउ कुछ कंडीशंस हमें दे रखी है। कंडीशंस क्या है? नो 2 लेडीज और 2 जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड, मतलब मेल आपस में साथ में नहीं बैठेंगे, फीमेल्स आपस में साथ में नहीं बैठेगी, ऑल्टरनेट रहेगा, 1 मेल 1 फीमेल 1 मेल 1 फीमेल। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये कहना चाह रहा है। सेकेंड, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी। सी किसके बीच में है? जी एंड ई के बीच में है, और वो किसके सामने देख रहा है? डी के सामने दिख रहा है। देन एफ इज बिटवीन डी एंड ए। एफ कहां है? डी एंड ए के बीच में है एंड इज फेसिंग जी, और वो जी के सामने है। एच इज टू द राइट ऑफ बी। एच कहां पर है? बी के राइट में है। तो अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम शुरुआत करते हैं।
चलिए सर्कल को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हम करते हैं? C who is sitting between G and D, तो हम पहले 8 पोजिशंस प्रिपेयर कर लेंगे। 8 पोजिशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पोजिशंस हमने प्रिपेयर की है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सी के साथ। सी को कहाँ बिठाएं? कहीं भी बिठा दो, ये हमारी इच्छा है, ऊपर से, बीच में, नीचे, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हो जहां आपको अच्छा लगे। तो हम सी की शुरुआत करते हैं यहां से। सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी इज फेसिंग डी। अब सी किसके सामने है? सी के सामने कौन है? डी। अब क्या है? सी जी एंड ई के बीच में है। जी एंड ई कहाँ लिखेंगे? तो एक साइड हम लिखेंगे जी एंड ई, ये जी एंड ई, बट इसका उल्टा भी हो सकता है, नीचे जी एंड ऊपर ई आ सकता है। तो हम साथ में क्या कर लेते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं। हमने इसको किया कॉपी एंड पेस्ट। तो अब इस सेकंड डायग्राम में इनको हम इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, इधर सी डी जी एंड ई। ओके, ये 2 केसेस बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? F इज बिटवीन D एंड A एंड इज फेसिंग G। तो F किसके सामने आने वाला है? G के सामने। तो G के सामने हमने F को बिठा दिया, और यहां पर भी हम क्या करते हैं? F को G के सामने बिठा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमें? F इज बिटवीन D एंड A। F D और A के बीच में है, तो A कहाँ आना चाहिए? F के पास में। तो यहां पर हमने इंसर्ट कर दिया A, और इधर हम जाएं इस डायग्राम में, तो यहां पर हमने इंसर्ट कर दिया A। सो F इज बिटवीन D एंड A एंड इज फेसिंग G। तो G के सामने भी हमने फेस करवा दिया। नाउ क्या कोई कंडीशन वायलेट हो रही है किसी पे? ये हमें चेक करना है। तो अब देखें, नो लेडीज एंड नो जेंटलमैन मस्ट सिट टुगेदर, तो साथ साथ में नहीं आने चाहिए। तो A B C एंड D ये साथ में नहीं आने चाहिए। तो अभी तक साथ में कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। E F G H ये भी साथ में नहीं आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? H इज टू द राइट ऑफ B। H B के राइट में है, तो H को हम कहाँ अरेंज करें? H और B, तो हमने अरेंज कर दिया यहां पर H इज टू द राइट ऑफ B। तो अगर हम H यहां लगाते हैं और इधर B लगाते हैं, क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? H इज टू द राइट ऑफ B, तो बिल्कुल फुलफिल हो रही है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? B एंड D दोनों साथ में आ रहे हैं। B एंड D दोनों साथ में आ रहे हैं बिकॉज ये दोनों क्या है? 4 जेंटलमैन, A B C एंड D 4 जेंटलमैन हैं, दोनों साथ में नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो अगर हम इस सेकेंड वाले डायग्राम में चेक करें, तो H इज टू द राइट ऑफ B। H कहां पे है? B के राइट में है। H इज टू द राइट ऑफ B। अब देखें, अब क्या कोई कंडीशन वायलेट हो रही है? नो, अब एक भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में अब हमारा आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आते हैं। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A? A के लेफ्ट में कौन है? F। A के लेफ्ट में हमें दिख रहा है F, ये वाली साइड लेफ्ट होती है। ऑप्शन नंबर B। 16 E इज फेसिंग होम। E किसके सामने है? तो E के सामने हम चेक कर सकते हैं H। एंड 17 हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ B? B के पड़ोसी कौन है? G एंड H। G एंड H, ऑप्शन नंबर A। सो इस तरीके से हमको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर कहीं पर मल्टीपल डायग्राम बनते हैं तो हमें बना के चेक करने पड़ सकते हैं, राइट?
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। 18 से लेके 22 5 क्वेश्चन बेस्ड हैं। 8 फ्रेंड्स A to H आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, सेंटर फेसिंग है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऑफकोर्स ए से एच तक अगर सेम ऑर्डर में होगा तो फिर क्वेश्चन में बचेगा ही क्या, तो सेम ऑर्डर में तो नहीं है। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए को हम पहले प्लेस कर सकते हैं और ए के बाद में डी को हम फिक्स कर सकते हैं, तो ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी हमारे लिए। ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ई ए के इमीडिएट राइट में है, परफेक्ट। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। G is second to the right of B. C is an immediate neighbor of B. Now C is third to the left of H. ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम मार्क कर लेते हैं 8 पोजीशंस जहां पर हम अरेंज करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशंस हमने मार्क कर ली। स्टार्टिंग कहां से करनी है? ए से करनी है। कहीं से भी शुरुआत हम कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए प्लेस हमने किया ए को। अब ये जो पोजीशन है हमारे लिए हमें पता है किस तरह से होता है, लेफ्ट एंड इस तरह से आता है राइट। सो डी कहां पर है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के बाद थर्ड पोजीशन पे, तो 1 2 एंड 3 पे आ जाएगा कौन? डी। डी को हमने यहां प्लेस कर दिया। E sits to the immediate right of A. A के राइट हैंड साइड में E, तो E की पोजीशन भी फिक्स हो गई। नेक्स्ट इज B is थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D. D के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब क्लॉकवाइज हम जाएंगे थर्ड पोजीशन पे। 1 2 3 एंड यहां पर आ जाएगा B. देन C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी के पास सिंगल प्लेस बची है और उसका इमीडिएट नेबर है कौन? सी। तो यहां पर हमने सी को प्लेस कर दिया। ओके, अब हमारे पास 3 पोजीशंस बची है। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। सी थर्ड पोजीशन पे है, कहां से? अगर हम देखें तो एच से, एच के लेफ्ट हैंड साइड में। तो एच अभी तक हमने प्लेस नहीं किया, तो कहां प्लेस करना चाहिए? तो एच के थर्ड लेफ्ट में सी है, या हम ऐसा कहते हैं सी के थर्ड राइट में एच है। तो 1 2 3 यहां पर कौन आ गया? एच। सी के राइट में थर्ड पॉइंट पे कौन है? एच। अब लास्ट 2 बचे हैं। अब लास्ट 2 में कौन कौन बचे हैं हमारे पास? ए को हमने प्लेस कर दिया, बी सी डी ई। अब बचे हैं एफ और जी। एफ और जी, तो अब देखते हैं क्या कोई इंफॉर्मेशन बची है इनके लिए या नहीं बची है। सो डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ये इंफॉर्मेशन को अभी तक हमने यूज नहीं किया, तो जी कहां पर है? सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट हैंड साइड में सेकेंड पोजीशन पे, तो यहां पर आ गया जी। अब जो लास्ट इंफॉर्मेशन बची है वहां पर हम एफ प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। हमें सेकंड डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अजम्पशन को लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस डायग्राम को देखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में कौन है? तो एफ एंड डी के बीच में हमें दिख रहा है एच। ऑप्शन नंबर सी। 19, 3 of the following 4 are alike in a certain way based on the information given above and so form the group. Which one that does not belong to that group? मतलब इन 4 ऑप्शंस में से 3 का पैटर्न एक जैसा है और एक का पैटर्न अलग है। इन शॉर्ट ऑड वन आउट हमें कैलकुलेट करना है। तो डी एंड सी, तो डी एंड सी को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, डी एंड सी के बीच में जी आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक पर्सन है जी। ए एंड एच, ए एंड एच के बीच में भी एक पर्सन आ रहा है एफ। ई एंड एफ के बीच में भी एक पर्सन है ए। सी एंड बी, सी एंड बी दोनों पास में है, इनके बीच में कोई नहीं है। तो इसका मतलब ऑड वन आउट कौन सा हुआ? सी बी। 20, who amongst the following is sitting second to the left of H?
एच के लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट एंड ये सेकंड पे कौन है जी, सो जी ए बी एंड सी तीनों ऑप्शन में नहीं है, आंसर टिक करेंगे डी, नन ऑफ दीज। 21 Who amongst the following are immediate neighbors of G? G के नेबर कौन हैं? एक तो C and D. These two are neighbors. So C and D, D and C. Option number C. 22. Who amongst the following is sitting third to the right of A? A के थर्ड राइट में कौन बैठा है? तो 1, 2 and 3. कौन अवेलेबल है? C. ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 to 25 पे। सो 8 फ्रेंड्स A to H are seated in a circle facing the center. D is between B and G and F is between A and H. E is second to the right of A. तो इस बार आप देख सकते हैं बहुत कम इंफॉर्मेशन गिवन है, और जहां इंफॉर्मेशन कम गिवन होती है वहां शायद हमें ज्यादा अजम्पशंस भी लेनी पड़े, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो पहले हम मार्क कर देते हैं 8 प्लेसेस, 8 पोजीशंस जहां पर हम अरेंज करने वाले हैं। चलिए पहले हमने फर्स्ट सर्कल के अंदर मार्क किया। शुरुआत करते हैं डी से। डी इज बिटवीन बी एंड जी, तो पहले हमने D को प्लेस किया और ये B और G के बीच में है। अब B एंड G को हम कहाँ प्लेस करें? तो अभी कुछ फिक्स नहीं है, एक बार हमने ऐसे ही फिक्स कर दिया B एंड G, ये दोनों अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है F इज बिटवीन A एंड H। अब F A और H के बीच में है, तो इन तीनों को हम कहाँ प्लेस करें? B के पास में प्लेस करें या G के पास में प्लेस करें? तो कहीं भी प्लेस हो सकते हैं ये, तो हम क्या करें? तो अगर हम इसको ट्राई करें तो एक जगह हम क्या करते हैं, F इज बिटवीन A एंड H, तो हमने यहां A पुट किया, इधर F पुट किया और इधर H पुट किया, राइट। इसी तरह से दूसरे डायग्राम में हम वहां दूसरी अजम्पशंस को लेंगे। यहां पर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले हमने प्लेस किया था D को, B एंड G को। अब इसके बाद हम चाहें तो कुछ दूसरा अरेंजमेंट कर सकते हैं। इधर हमने प्लेस किया A को, फिर F देन H। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, अभी हमने सिर्फ 2 बनाए हैं। A एंड H अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों डायग्राम के अंदर, B एंड G भी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों डायग्राम के अंदर। तो बहुत सारे मल्टीपल डायग्राम्स बन सकते हैं, लेकिन हमें देखना है क्या हमारी सारी कंडीशन इन 2 डायग्राम से फुलफिल होती है या नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर और दूसरा डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट इज E इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। तब देखें E इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, तो A के राइट हैंड साइड में जाना है। राइट हैंड साइड में जाने का मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। एंड यहां पर क्या सेकंड पोजीशन पे E आ सकता है? नहीं, वहां तो H बैठा है, तो E को कैसे लाएंगे? तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में तो नहीं आ पा रहा। सेकंड वाले में चेक करते हैं, राइट साइड में, राइट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ A से एंटी क्लॉकवाइज हम आए, यहाँ पर D की पोजीशन फिक्स है, तो इधर भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये दोनों डायग्राम के अंदर जो हमने अजम्पशन ली है वो वैलिड नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, A एंड H को इंटरचेंज कर लेते हैं। हमने A एंड H को इंटरचेंज किया, राइट। अभी भी F A और H के बीच में है, इंटरचेंज किया, लेकिन इस तरह से इंटरचेंज करने से फायदा क्या हुआ? A के पास 2 पोजीशंस खाली है और स्पेशली राइट साइड में सेकंड पोजीशन खाली है, स्पेयर अवेलेबल है, तो वहां हम E को अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पर 1 एंड 2 E को हमने अरेंज कर दिया, और E को अरेंज करने के बाद अब जो लास्ट बचा है उसे फिक्स कर देते हैं। A B आ चुका है, C नहीं आया है, तो हमने C को यहां पर फिक्स कर दिया। तो इस तरह से हम डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कई बार आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस में डायग्राम बन सकते हैं, बट हमें
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना डायग्राम कंप्लीट करना है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज पोजीशन? ए की पोजीशन इनमें से कौन सी है? फर्स्ट वन सेज लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में है क्या? नो, राइट में है। सेकंड सेज राइट ऑफ एफ, बिल्कुल सही है। थर्ड बिटवीन ई एंड एफ, एग्जैक्टली ई एंड एफ के बीच में तो नहीं है बिकॉज सी भी साथ में है एंड डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो परफेक्ट आंसर जो इनमें से हुआ, मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर हुआ, दैट इज बी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द पोजीशन ऑफ सी? सी की पोजीशन आपको पता है हमने एंड में निकाली है, बैलेंसिंग फिगर की तरह, जो लास्ट प्लेस बच गई। अगर इनमें से एक भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होती तो क्या हम सी को फिक्स कर पाते? नहीं कर पाते, बिकॉज हमें पहले से इंफॉर्मेशन बहुत कम दे रखी थी। तो सारी इंफॉर्मेशन क्या थी? रिक्वायर्ड थी। तो ऑल आर रिक्वायर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीज पोजीशन? सी की पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट वन सेज बिटवीन ई एंड एफ। ई एंड एफ के बीच में कहीं ना कहीं सी तो आ रहा है, लेकिन इससे एक्यूरेट आंसर है तो ढूंढ लेते हैं पहले। बिटवीन जी एंड ई, जी एंड ई के बीच में तो नहीं है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 एंड 2, यस ये आ रहा है, करेक्ट है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो गया सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 27 के लिए। A, B, C, D, E and F, 6 persons is bar standing in a circular space facing the center. Center facing है। A and C are together. A and C दोनों साथ में हैं। Also E and B are together. B is standing to the left of F. B F के left में है। There are 2 persons between D and E. A and E are not together. तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब हमें 6 persons के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है। तो हमने प्लेस बनाई 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अरेंज करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ए एंड सी आर टुगेदर, तो हमने ए एंड सी दोनों को प्लेस कर दिया, और ये दोनों अपनी प्लेस इंटरचेंज भी कर सकते हैं। सी एंड ए आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ई एंड बी आर टुगेदर। अब ई एंड बी को कहां प्लेस करें? क्या हम ई एंड बी को इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था ए एंड ई आर नॉट टुगेदर। ए एंड डी दोनों साथ में नहीं आ सकते, पास में नहीं आ सकते। तो हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। वैसे कहीं और भी आ सकते हैं, बहुत सारी प्लेसेस है, बट हमने एक बार ऐसे फिक्स कर दिया। चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ई एंड बी आर टुगेदर हो चुका है। B इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ F. B F के लेफ्ट के अंदर है, तो B F के लेफ्ट में है। तो इसका मतलब ये डायग्राम सही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो अगर हम B एंड E को इंटरचेंज करते हैं तो A एंड E पास में आ जाते हैं, और अगर B एंड E को चेंज नहीं करेंगे तो F के लेफ्ट में B नहीं आ पाएगा। चलिए अगर हम F यहाँ प्लेस कर देते हैं तो लेफ्ट में तो है, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट की बात यहाँ पर क्वेश्चन ने नहीं की है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन D एंड E. D एंड E के बीच में 2 पर्सन्स है। अब अगर हम यहाँ D को प्लेस करते हैं लास्ट प्लेस पे, तो क्या D एंड E के बीच में 2 पर्सन्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हमें कहीं ना कहीं अजम्पशंस को चेंज करना पड़ेगा। तो हम फिर से डायग्राम बनाते हैं 6 पोजीशंस। तो इस बार हमने C एंड A को इंटरचेंज किया, C एंड A को इंटरचेंज किया। अब इधर हमने प्लेस किया E एंड B आर टुगेदर। फिर B कहां पर है? F के लेफ्ट में है, और लास्ट पोजीशन बची है D की। अब फिर से सारी कंडीशंस हम चेक करते हैं, क्या सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो A एंड C आर टुगेदर, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। E एंड B आर टुगेदर, ये भी फुलफिल। B स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में भी आ रहा है, ये भी करेक्ट है। देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन D एंड E, तो D एंड E के बीच में 2 पर्सन्स आ रहे हैं, कौन से? B एंड F, या हम कहते हैं A एंड C।
कहीं से भी देखें 2 पर्सन्स अवेलेबल है, ए एंड ई आर नॉट टुगेदर, ये भी करेक्ट है। तो अब सब कुछ फिल हो चुका है, तो ये हमारा डायग्राम करेक्ट बन चुका है। और इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 26, इफ वी मूव एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम उल्टा चलते हैं फ्रॉम एफ टू ई, इस तरह से एफ से लेके ई तक हम पहुंचते हैं, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन एफ एंड ई, तो कितने पर्सन्स आते हैं बीच में। सो डी, ए एंड सी, 3 persons are between F and E. 27, who is sitting to the immediate left of E? E के immediate left hand side में clockwise direction में कौन बैठा है? तो आंसर इज C. ऑप्शन नंबर A and person is C. तो C is to the immediate left of E. तो यहाँ पर फिनिश होता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर। तो चैप्टर देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है, रो वाइज अरेंजमेंट बहुत फास्ट हो जाते हैं, सर्कुलर में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर हम पूरा फोकस करके सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है।